अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ अपने उर्दू के सेशन के लिए। आज हम देखेंगे कि हमें जो पढ़ना है वो सिलेबस स्टडी मटेरियल तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होते हैं जिनको कहा जाता है कि आपको ये 30 नंबर के हैं और आपको इसको लिख कर देना है और वक्त पे सबमिट कराना है और इसकी भी मार्किंग होती है, वो आपके टोटल फाइनल एनालिसिस रिजल्ट्स में जुड़ते हैं। तो ये वैसे तो 100 नंबर का होता है, लेकिन इसमें कुल मार्क्स जो आपको दिए हुए हैं इसमें 20 नंबर दिए हैं और उस 20 को वो 100 में से 100 में से 20 की परसेंटेज बना के लिख देते हैं, कन्वर्ट करके लिख देते हैं। लेकिन यहाँ इत्तेफाक से आज इन्होंने कुल टोटल नंबर 20 नंबर का एज इट इज दे दिया है कि इसको कन्वर्जन की जरूरत करने की जरूरत ना पड़े। देखिए हम शुरुआत करते हैं। सिर्फ आज इस बार आप ये सिर्फ देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा है और क्या क्या आया है। इनमें वो असबाक हैं जो हम अपने स्टडी में अब जो जिसको मैं और हम आप दोनों आपस में पढ़ नहीं सकते, जो किताब में है वो किताब में से देखकर आपको इसको करना होगा। तमाम सवालात लाजमी हैं, हर सवाल के नंबर उसके सामने दिए गए। कुल नंबर 20 हैं, देख लीजिए। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, कैद नहीं है। आपके घरेलू तफवीज़ काम है, घरेलू तफवीज़ है, आप उसे करके आराम से तसल्ली से दे सकते हैं। दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज के दरमियान लिखिए। देखिए हमें ये जो है ना, ये दिए हुए अल्फाज की वो जो को दे रखी है, हद जो मुकर्रर कर रखी है 40 से 60 अल्फाज की कर रखी है। आपको ये जरूर देखना है जवाब लिखते वक्त इन अल्फाजों की लिमिट हद ये जरूर देखेंगे। अगर आप इसको देख के चलेंगे तो स्मार्ट वे में काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और बेहतर तौर पे काम हो जाएगा, बहुत कम काम रहेगा। लेकिन अगर आपने इन सवालों की लिमिट, जवाब की अल्फाजों की लिमिट को नजरअंदाज कर दिया तो आप पेज भरते रहेंगे और नंबर इतने अच्छे नहीं आने। देखिए कहते हैं 40 से 60 अल्फाज में लिखना है। तहजीब की तारीफ बयान कीजिए, आर्य कौम के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो ये जो इन्होंने कलम बंद कर दिया ना, ये 5 जुमले, आप 5 जुमले भी लिख सकते हैं और 6 जुमले भी लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा देखिए इन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं, आपको ऑप्शन भी दिए हैं। कौन कौन से? या करके ऑप्शन दे दिया, या तो अलिफ वाला हिस्सा कर दीजिए या बे वाला हिस्सा कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अलिफ और या बे दोनों कर देते हैं और फिर ट्यूटर की मर्जी होती है, ऐसा वो एग्जामिनर की मर्जी होती है कि सही वाले हिस्से को चुन ले या गलत वाले हिस्से को चुन ले। तो हम ऐसा ऑप्शन छोड़े ही ना कि जिसमें कि एग्जामिनर की मर्जी बाकी बचे। हम सिर्फ अपनी मर्जी चलाएं क्योंकि हमें घरेलू काम के लिए मिला है, हमारी मर्जी के लिए मिला है। और इन्होंने हिंट दे रखा है लेसन नंबर 3 में इसका जवाब मिल जाएगा आपको। दूसरा लिखा है या उर्दू और हिंदी के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर जो इश्तराक है उसे वाज़ा कीजिए। इश्तराक, कुछ लोग इश्तराक भी बोलते हैं, कुछ लोग रिश्ता भी बोलते हैं, कुछ लोग बाहमी रब भी बोलते हैं या बाहमी ताउन भी बोलते हैं। तो ये 3-4 लफ्ज हैं, इनमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जहां आपको किताब में गहरा रिश्ता मिले वो लिख दें, या इश्तराक लफ्ज मिले वो लिख दें, या ताउन मिले तो वो लिख दें, बाहमी रब्त मिले तो वो लिख सकते हैं। तो सवाल को सिर्फ समझने का अंदाजा करना है और हमें अब जवाब किताब के हिसाब से लिखना है। लेसन नंबर 5, दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का 40 से 60 अल्फाज में लिखिए। 40 से 60 अल्फाज में मतलब या तो 4 लाइनें या 6 लाइनें। ऐसा तस्वुर किया जाता है कि एक जुमले में 10 से 12 अल्फाज होते हैं, और अगर आप एक जुमले में कोई 8 अल्फाज का है, कोई 12 अल्फाज का है, तो इस तरह हमारा 4 से 5, 6, 7, 8 लाइनों में, 6 लाइनों में पूरा हो, मैक्सिमम 6 लाइनों में पूरा हो जाना चाहिए। भक्ति तहरीक के बारे में अपने ख्यालात वजाहत के साथ लिखिए। भक्ति तहरीक या तो ये लिखेंगे 5-6 लाइनों में, या फिर अब ये इन्होंने एक शेर दे रखा है वो लिखेंगे। संत कबीरदार से वो भक्ति तहरीक, संत कबीरदार के लेसन में आपको मिल जाएगा। भक्ति तहरीक के बारे में मैं बता दूंगा अभी आपको। होश कूचे के हर जर्रे से आगाह, इधर से मुद्दत तो आया गया हूं। गालिब का है ये, इसमें कूचे काफिये के तौर पर आया गया का इस्तेमाल हुआ है, इसकी वजाहत कीजिए। ये सवाल एज इट इज किताब में आया है। जब आप इसका जवाब लिख रहा होगा, आपने इसका जवाब लिखा होगा, तब आप इसका सवाल भी, इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा एज इट इज। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ किताब में से उतारना है। भक्ति तहरीक भी आपको किताब में से उतारना है। बहुत सारी चीजें आपको कुछ नहीं करनी, किताब में एज इट इज है, आपको उतारनी है, सिर्फ निशानदही कराना बाकी है और मकसूद है। आइए अब अगला सवाल।
दर्ज झेल में किसी एक सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज में लिखिए। वही बात आ रही है, 40 से 60 अल्फाज, 4 से 6 लाइनें। अफसाना पूरे चांद की रात में अफसाने की मंजर निगारी पर एक पैराग्राफ में अपने ख्यालात को लिखिए। जब पूरा चांद की रात का अफसाना आप शुरू में पढ़ेंगे, पहला पेज, उसमें सारी चीजें आपको निकल के सामने आ जाएंगी। उसके अलावा असलूब बयान पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। उसके अलावा जगह जगह जबान के बारे में चीजें लिखी हैं, उसमें भी काफी चीजें निकल के आ जाएंगी। लेकिन हमारे साथ पाबंदी अल्फाज है, और वो कितनी है जी, हमारे साथ पाबंदी अल्फाज है, वो सिर्फ कितनी है, 40 से 60 अल्फाज की, यानी 5 से 6 लाइनें मैक्सिमम। तो हमें अपने हिसाब से लिखना है और ज्यादा बढ़ाना भी नहीं है। गालिब की खुतूत की खुसूसियात अपने अल्फाज में लिखिए। गालिब को सबने पढ़ा, मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा। मुंशी हरगोपाल तिफ्ता के नाम जो उन्होंने खत लिखा उसमें हमने पढ़ा। उसके बाद हाली के ख्यालात पढ़े। हाली ने गालिब को हैवान नातिक कहा। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखते तो इसमें एक जुमला जरूर लिखिएगा कि गालिब ने ऐसा अनोखा तर्ज तखातुब, ऐसा तर्ज खत लिखने का तरीका अख्तियार किया जो इससे पहले और इसके बाद किसी से ना हो, मुकम्मल तकलीद ना हो सकी। और गालिब ने अपने खतूत को यानी मुरासलात को मुकालमात में बदल दिया। उनके खत लिखने, उनके खत पढ़ने के बाद ऐसा अंदाजा होता है कि हम दो आदमी, जिसको लिख रहे हैं वो और खुद लिखने वाला वो खुद गालिब आमने सामने दो बदू किसी मसले पर, किसी बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। गालिब के बारे में, खतूत के बारे में आप डू व्हाटएवर यू वांट, जो मर्जी चाहे लिखें, लेकिन ये जो जुमले मैंने आपको बताए ये जरूर लिखें। दर्ज झेल में से किसी एक का सवाल 100 या 150 अल्फाज में लिखिए। देखिए 100, जहां 100 लफ्ज आते हैं और 150 अल्फाज आते हैं, यहां आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आपकी मालूमात का कुछ उसे तफहीम का अंदाजा हो कि आपने कितनी इन डेप्थ नॉलेज की है, कितनी इन डेप्थ स्टडी की है, कितनी बारीकी से पढ़ा है ना। तो 100 और 150 का लफ्ज ये है कि मायने मतलब लफ्जों का मतलब ये है कि वो आपकी अकल, आपकी तफहीम और आपकी इदराक का अंदाजा करना चाहता है कि क्या आप किताब उठा के लिख रहे हैं या किताब के साथ साथ एक आध जुमले अपनी तफहीम के हिसाब से भी आप लिख पा रहे हैं। 100 और 150 लफ्ज का मतलब ये है कि 10 से 15 या 12 से 15 या 16-17 लाइनें, 16 लाइनें मैक्सिमम, 17 नहीं 16 लाइनें। और अगर कम करने में आते तो 11-12 लाइनें। अफसाना और नावल के मुकाबले में ड्रामा हकीकत के करीब क्यों होता है, वजाहत कीजिए। पूरी किताब पढ़ लीजिए, आपको एक जुमला मिलेगा नहीं मिलेगा, सवाल के तौर पे तो मिलेगा, लेकिन जवाब के तौर पर इस जुमले की वजाहत आप नहीं कर पाएंगे पूरी किताब पढ़ने के बाद। यह सवाल मुकम्मल तौर पर आपकी तफहीम और इदराक के ऊपर मबनी है। फिल्म हम देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, नौटंकी हम देखते हैं गांवों के अंदर, वो हमें अच्छा लगता है, बात जल्दी समझ में आती है, कुछ डायलॉग, कुछ मुकालमे हमारी जबान पर रह जाते हैं, कुछ गाने हम याद कर लेते हैं सिर्फ एक बार देखने के बाद। क्यों? रीजन इसकी यह है, उसका वजह सबब यह है कि वो क्या है, वो परफॉर्मिंग आर्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट मतलब अमली तौर पर पेश करके दिखाया जाने वाला आर्ट काम। और यह तहकीकी तौर पर साबित है कि जितने हवासे खमसा हमारे उसके किसी चीज को देखने में, समझने में इस्तेमाल होते हैं, उसका असर हमारी याददाश्त पर, हमारे जहन पे, हमारे इदराक पर, हमारी तफहीम पे बहुत ज्यादा पड़ता है। एक टीचिंग ऐसी है कि मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे दूं, आपसे कहूं कि आप उतार लीजिए, आपने उतारा और खत्म। एक टीचिंग ऐसी है जो मैं आपको ड्रामा करके समझाऊं और आपको एक एक बात समझाऊं और ये कहूं कि उसके बाद को उतार लेना। कुछ लोगों को उतार पाएंगे, कुछ नहीं उतार पाएंगे, लेकिन बहुत से लोग अपनी समझ से काम कर जाएंगे। तो वो समझ, वो इदराक, वो तफहीम इस सवाल में आपसे पूछा गया है। सबसे पहले 100 लफ्ज़ हैं। सबसे पहले आप ड्रामे की तारीफ बताओगे कि ड्रामा क्या है, फिर ड्रामे के अज्जा बताओगे कि ड्रामे में क्या क्या अज्जा शामिल होते हैं, फिर अफसाना, 1 या 2 लाइन में अफसाना और उस नावल से कंपैरिजन दिखाओगे। अफसाने में भी नावल में किरदार है, मुकालमा है, प्लाट है, कहानी है ना, सब मरकजी ख्याल है, किरदार होते हैं, सब कुछ होता है ना। नावल में भी 3, 4, 5 चीजें हैं, लेकिन हम ड्रामा को इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं तो वो स्टेज मिलता है, एक हमारे जैसे किरदार, हमारे जैसे आम आदमी, हमारे जैसे लोग वहां पर अपनी बात को कह रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, अमली तौर पर करके दिखा रहे होते हैं। और हमें हकीकत से ज्यादा करीब इसलिए लगता है कि हमारे जैसे लोग, इंसानी लोग, वो किरदार अदा कर रहे होते हैं, ड्रामे के किरदार अदा कर रहे होते हैं, वो कहानी में समझा रहे होते हैं। ठीक, आगे चलिए।
हाली के उसलूब बयान पर रोशनी डालते हुए वजाहत कीजिए कि हाली ने इश्क से मुताल्लिक क्या क्या बातें इस गजल में लिखी हैं। देख लीजिए, या तो वो कर लीजिए या ये कर लीजिए। जो लोग ड्रामा नहीं कर सकते वो हाली के बयान पर कर लीजिए, लेकिन आप ये जब सवाल पढ़ेंगे ना तो हाली का उसलूब बयान आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाली के बारे में जहां इंट्रोडक्शन दिया है वहां आखिरी लाइन में, आखिरी चंद लाइनें हैं, वहां लिखा है कि हाली सादा गजल के वो थे, तनकीदकार थे। उन्होंने उसूल ज़वाबित मुरत्तब किए, पिछली चीज़ों को नज़रअंदाज किया, अपनी नई कसौटी पर उर्दू अदब को उतारा, गज़ल को उतारा। और वो किसके साथ रहने वाले थे? सर सैयद के साथी थे और बहुत सारे अदबी लोग जो थे उनके रुफ़क़ा थे। उसके अलावा उनकी शायरी में सलासत, रवानी, सादगी और सादगी पाई जाती है। मुबालगा अमेज़ी को, इबहाम गोई को नज़रअंदाज करते हैं, मुखालफत करते हैं, सादा चीज़ें लिखते हैं। और उसके बाद जो उनकी गज़ल है उसमें इश्क के मुताल्लिक 2 से 3 शेर हैं। उन शेरों के बारे में आपको लिखना है और आपका सवाल इस तरह पूरा हो जाता है। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब 100 या 150 अल्फाज में दीजिए, वही वाली बात है आपकी तफहीम इदराक। इसमें लेकिन ना इसमें आपकी तफहीम की ज़रूरत है ना इसमें आपके इदराक की ज़रूरत है। 2 शेर दे रखे हैं, कौन से? जुल्मत और नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था, जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, फिर वही मसला सूदो ज़ियां है कि जो था। इसकी तशरीह मतन दे रखी है किताब के अंदर, समझ रहे ना? वो दोनों शेरों की तशरीह आप एज इट इज उतार दीजिए, आपका सवाल पूरा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ किताब देखें और जवाब उतार दें। लेसन नंबर 20 में है, ये देख लीजिए। और मुंतजरबा अशार का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए, वही वाली बात है, या तशरीह कर दी अपने अल्फाज में लिखिए, एक ही बात। गजल की तारीफ अपने अल्फाज में बयान कीजिए। गजल की तारीफ अगर आपको पिछले चैप्टर याद हो तो मैं लिखवा भी चुका, बयान भी कर चुका। गजल के लफ्जी माने औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, महबूब से बातें करना, या जख्मी हिरन की आवाज के हैं, ये तमाम चीजें गजल की बात में आएगा। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, अज़ाय तरकीब भी उसमें लिख सकते हैं क्योंकि 100 और 150 वर्ड है। खाली गजल की तारीफ करते हैं तो दो जुमले, आपको 100 और 150 के अल्फाज के दरमियान लिखना है, तो इसमें गजल के अज़ाय तरकीबी भी आएंगे। और अगर आपके पास वक्त है और आपके जो अल्फाज कम हैं तो एक आध मिसाल भी एज ए शेर के तौर पर उसमें आप दे सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ गजल के बारे में लिख के छुट्टी कीजिए। अगला सवाल, या तो ये कर लीजिए, या नज़म कश्मीर का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखिए। चकबस्त की नज़म है कश्मीर, मरकजी ख्याल के नाम से जब आप देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको किताब के अंदर। जब किताब गजल से ऊपर और गजल से नीचे जो दे रखा है मटेरियल वो पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसका जो मरकजी ख्याल है वो कश्मीर की खूबसूरती पर है। और दूसरा इसमें एक और ख्याल पेश किया गया, वो चकबस्त की कश्मीर से लगाव मोहब्बत को बयान किया गया, वो आपको लिखना है अपने अल्फाजों में, बता दूंगा मैं। अब आइए प्रोजेक्ट वर्क, यहां तक आपका वो काम था जो 100-150 अल्फाज पर मबनी था। यहां पे आइए 500 वर्ड। 500 वर्ड का मतलब समझते हैं? 500 अल्फाज का मतलब समझते हैं? 60 से 70 लाइन है। कॉपी का A4 साइज का पेज है तो 2.5 पेज के आसपास, 2 से 2.5 पेजेस के आसपास। और अगर कोई गिनने वाला है तो एक एक लफ्ज को गिन ले, लेकिन बेहतर ये होता है ऑन एन एवरेज एक जुमले के, मैंने जैसे पहले आपको बताया, एक जुमले के ऑन एन एवरेज अल्फाज काउंट कर लिए जाते हैं और फिर वो लाइनों के हिसाब से वो गिनती हो जाती है। 25 तकरीबन 40 से 50 लाइनें या 60 लाइनें के आसपास ही बैठता है आपका 500 वर्ड। दरखास्त के अज्जाए तरकीबी बयान कीजिए, साथ ही इनफरादी दरखास्तों की किस्में बताते हुए चेयरमैन NIOS को आपका नतीजा नहीं मिला है पर इस पर एक दरखास्त लिखिए। जिस वक्त आप दरखास्त नवीसी पढ़ेंगे, लेसन नंबर 28 पढ़ेंगे, तो उसका जो शुरुआत के जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, उसके अंदर लिखा है दरखास्त और दरखास्त की इक़साम। उसमें 2 दरखास्त की इक़साम लिखी है, एक तो इनफरादी और एक इज्तिमाई। अरे भाई लड़ने की नहीं हो रही, तो इनफरादी और इज्तिमाई जो है उसमें आपको सिर्फ इनफरादी वाला चुनना है क्योंकि इसमें इन्होंने पूछा है आपसे इनफरादी दरखास्तें। और फिर इनफरादी दरखास्तों की भी कई सारी किस्में हैं।
8 9 या 7 8 जितनी भी किस्में, सब आपको इसमें बयान कर, वो लिखनी है लफ्ज ब लफ्ज। पहले उसका इंट्रोडक्शन डालना है, फिर 2 बातें लिखनी की इनफरादी और इज्तिमाई, और फिर इनफरादी को लिखना है, इनफरादी की अक़साम लिखनी है, उनकी हेडिंग डालनी है, और इनफरादी की अक़साम के बाद फिर उसके बाद एक एक दरखास्त की लिखना है कि डिटेल लिखनी है कि वो है क्या, और उसके बाद सबसे आखिर में आप अपना दरखास्त लिख दोगे। जनाब बाखिदमत जनाब चेयरमैन साहब NOIS दिल्ली 6 सॉरी NOIS दिल्ली, और उसके बाद लिखेंगे मौजू, उसके बाद लिखेंगे जनाब आली, और फिर अपनी दरखास्त शुरू कर देंगे। जनाब आला गुजारिश है। इसके बाद आइए आज के अहद में कंप्यूटर की अहमियत बताते हुए कंप्यूटर की अक़साम और इस्तेमाल पर भी रोशनी डालिए। लेसन नंबर 29, लेसन नंबर 29 का जब आप शुरुआत का पेज पढ़ोगे तो आज के दौर में कंप्यूटर की अहमियत आ जाएगी पूरी की पूरी, एज इट इज पूरा पेज वो लिखा हुआ है। और उसके बाद जब 2 पेज 2.5 पेज आप आगे पलटोगे तो उसमें ये पूरा मुकम्मल एज इट इज हेडिंग के साथ सवाल आपको जवाब आपको नजर आ जाएगा, उसके इस्तेमाल, कंप्यूटर के इस्तेमाल और उसकी अहमियत। इस तरह आपका ट्यूटर मार्क असाइनमेंट पूरा होता है। देखिए ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, सबसे पहले इसमें नाम, फादर का नाम, सब्जेक्ट नेम विद कोड उर्दू 206, क्लास 10, मीडियम उर्दू, एड्रेस जो आपका है, सेशन यहाँ 2022-23 लिखा है, यहाँ आप लिखेंगे 2023-24, 2023-24। उसके बाद आपके साइन होंगे, आपके दस्तखत होंगे। उसके बाद टॉपिक, यहाँ आपकी शीट शुरू हो रही है। इस बच्चे ने क्या किया है, 4 लाइनें छोड़ दी हैं, जरूरत नहीं है 4 लाइनें छोड़ने की, सिर्फ 2 लाइनें छोड़िए और स्टार्ट कीजिए। उर्दू हिंदी का गहरा रिश्ता, बहुत गहरा रिश्ता, अपने ख्यालात वजाहत के साथ देखिए। जो मैंने बोला था कि इश्तराक, इसमें लफ्ज इश्तराक जोड़ देंगे रिश्ते की जगह, और आपका ये पूरा बन जाएगा। देखिए ये इस बच्चे ने जो लिखा है, एक चीज को लेकर लिखा है, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट लिखना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि क्या रिश्ता है, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 से 5 लाइनों में खत्म किया इसने। तहजीब की तारीफ 1 2 3 4। गालिब ने क्यों कहा कि उसने मुरासले को मुकालमे वो बना दिया, गालिब के खतूत की तारीफ, ये सवाल आपका एज इट इज। ड्रामे के ज़ायद तरकीबी हर एक के बारे में वजाहत कीजिए, जरूरत नहीं है, लिखना चाहें लिखें, देखना चाहें देखें, और उसके बाद बयान करें। नज़म कश्मीर का मरकजी ख्याल, ये आपको इसमें से एज इट इज मिल गया, अपने अल्फाज में लिखिए, ठीक उसके हिसाब से। अब आगे आइए, आज के में कंप्यूटर की अहमियत को बताते हुए साथ कंप्यूटर से होने वाले कामों पर भी रोशनी डालिए। सवाल आपका तकरीबन वही है, सिर्फ अल्फाज पलट दिए गए। इसमें कंप्यूटर की अहमियत के प्रोग्रामों के बारे में आपको नहीं बताना, कंप्यूटर के बारे में ना बताना है, कंप्यूटर की अहमियत बताना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताने हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं बतानी। इस तरह ही आपका असाइनमेंट खत्म होता है। अब आप आइए अपने ट्यूटर मार्क असाइनमेंट पर, जो हमारा आज का अपना असाइनमेंट है। तहजीब की तारीफ बयान कीजिए, आर्य कौम के बारे में 5 जुमले लिखिए। सफ़ा नंबर 39 3.12। पहला ही पॉइंट है, किसी मुल्क, किसी कौम या मुल्क के दाखिली या खारजी ज़िंदगी के अहम पहलुओं से मजमूई तौर पर पैदा होने वाली वो खुसूसियात जिन्हें इस मुल्क के लोग अजीज़ रखते हैं और जिनके ज़रिए वो दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, वो उस मुल्क की तहजीब कहलाती है। पहला पॉइंट। अब आइए आप सफ़ा नंबर 30, हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, उसमें सेकंड पैराग्राफ नीचे वाला, उसमें है तीसरी लाइन, पहला दूसरा तीसरा, तीसरी लाइन। कोई 1500 साल काफ मीम आरिया आए, उनके मुतालिक ये ख्याल आम है कि वो द्राविड़ों के मुकाबले में ज्यादा महज़ब और मादी तौर पर बेहतर तौर तरीके से मुसल्लह थे। उन्होंने शुमाली हिंद के ज़रख़ेज़ इलाकों पर कब्जा कर लिया और द्राविड़ों को वहां से हट जाना पड़ा। ठीक, ये मसला द्राविड़ी आर्य तहजीब के सौते कहा था कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये काट दीजिएगा, लेकिन ये लिखेंगे कि आर्यों और द्राविड़ों की अलहदगी की वजह से बहुत दिनों तक इनमें इख्तिलाफ पैदा ना हो सका। दूसरा, तीसरा, आर्य अपनी तरक्की याफ्ता संस्कृत के सामने द्राविड़ी जबानों से बेनियाजी का इजहार करते रहे और जबानों की लसानी साख्त में जो इफ्तराक है वो एक दूसरे से अलग रहने में आनत करता रहा। ताहम ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा की झलक नजर आती है।
पहला सवाल आपका मुकम्मल हुआ। या तो वो कर लें या वो कर लें, ऐसे ही है ना जी। अगला देखिए, दूसरा सवाल हमारा है, उर्दू हिंदी के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर जो इश्तराक है उसे वाज़ेह कीजिए। सफ़ा नंबर 58, उर्दू हिंदी में अटूट रिश्ता। छठी लाइन, कौन सी लाइन? लाइन नंबर 6। 1 2 3 4 5 6। एक आम अंदाजे के मुताबिक उर्दू के 70% अल्फाज प्राकृतों के जरिए से आए हैं, यानी हिंदी है। ये पूरा लिख दीजिए। और यह आपका 59 तक जा रहा है, पेज नंबर 59 तक पैराग्राफ जा रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पेज नंबर 59 पहला पैराग्राफ जहां आपका पूरा हो रहा है। अब आइए, अगर इसमें आप बढ़ाना चाहते हैं तो और भी चीजें बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं बढ़ा सकते तो यहां पे लिख के खत्म कर सकते हैं। आप अपने वर्ड्स के अल्फाजों की लिमिट देखिए, अगर उस अल्फाजों की लिमिट में यह है तो यहीं तक आपका जवाब मुकम्मल हो जाता है, और अगर नहीं तो उसमें एक लफ्ज, सिर्फ एक जुमला और बढ़ा सकते हैं कि उर्दू फ़ेल का हमारा सरमाया हिंदी से जुड़ा है। मसलन उठना बैठना सैकड़ों हजारों अफ़ाल जैसे है हिंदी में है वैसे ही उर्दू में है। यह है आपका दूसरे पैराग्राफ में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी लाइन, पहली, दूसरी, तीसरी लाइन से बीच में से उर्दू फ़ेल का हमारा सरमाया। यह आपके सवाल पूरा हुआ। अब आइए अगला, वैष्णवी तहरीक, जिसे आमतौर पर भक्ति तहरीक भी कहा जाता है, हमारी भक्ति तहरीक। सफ़ा नंबर 34 पर 3.6। संत कबीर दास में भी देख सकते हैं भक्ति तहरीक का, और इसमें भी देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 31 पे, 31 31 पे दूसरा पैराग्राफ, फिर वैष्णवी तहरीक शुरू हुई जिसे बाद में आमतौर से भक्ति तहरीक कहा जाने लगा। आप ये भी देख सकते हैं अपने जवाब में, और 34 पे भी देख सकते हैं 3.6 मतन की तशरीह, पूरा पैराग्राफ। इसमें से पढ़कर आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपको कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना। 31 पे दूसरा पैराग्राफ और सफ़ा नंबर 34 पे पहला पैराग्राफ। और अगर मेरी माने और मेरी समझें तो 3.6 का वैष्णवी तहरीक जिसे बाद में भक्ति तहरीक कहा गया, ये पूरा लिख देंगे, पूरा पैराग्राफ, जो इस्लाम की रूह को भी आपस में मुदगम किया, यहां तक आखिर। यह आपका जवाब हो जाएगा भक्ति तहरीक पर। अब आइए अपना अगला सवाल, होश कूचे के हर जर्रे से आगा, इधर से मुद्दत तो आया गया हूं। देखिए यह वाला कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। मैं आपको सारी चीजें करा रहा हूं कि कोई बच्चा जो मर्जी चाहे उसके मिजाज के मुताबिक कोई चीज छूटे ना। पेज नंबर 110, सफ़ा नंबर 110, लेसन नंबर 9, पेज नंबर 110। 9.6, 9.6, 9.6 एज इट इज उतार दीजिए। जबान के बारे से पहले तक बस 9.6 पूरा लिखेंगे, तशरीह मतन नहीं लिखेंगे, आप शेर लिखेंगे, सवाल लिखेंगे। ये रहा, होश कूचे के हर जर्रे से आगा, इधर से मुद्दत तो आया गया हूं। मुद्दत तो आया गया का मतलब इंसानी तख्लीक के सिलसिले से है जो कुछ सदियों से जारी और सारी है। कूचों से मुराद दुनिया और उसके मकामात हैं, जर्रे से मुराद शहर और दीगर अशिया हैं, आगाह से मुराद गहरी वाकफियत है। शेर को उन्हीं मानवी गहराइयों में देखने की जरूरत है, और सामने के मायने ये हैं कि महबूब के कूचे में आशिक इतना भटका कि वह महबूब की गली के एक एक जर्रे से वाकिफ है। अगला देखिए, अगला सवाल, सफ़ा नंबर, अफसाना पूरे चांद की रात में अफसाने की मंजर निगारी पर एक पैराग्राफ लिखिए। यह है 13.7, पेज नंबर 137। जबान का काम, 11.5 का पहला पॉइंट, जबान का काम। कृष्ण चंद कुदरती मनाजिर का बयान दिलकश अंदाज में करते हैं। बयान को दिलकश बनाने के लिए वो नए नए अल्फाज तलाश करते हैं, मसलन तंग, गफ, संगला की महराब, बर्फीला लम्स, गहरे सिया बादलों का परेशान, घना जंगल वगैरह वगैरह। ये ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें आमतौर पर कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसके शिंदे ने जिस तरह लफ्जों को बढ़ता है उनसे बाद में ताज़ाकारी का हुस्न पैदा होता है। ये आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, और उसके अलावा आप लिख सकते हैं पेज नंबर 143, 143 पर 11.4, 11.11 का 2 नंबर। कृष्ण चंद्र फितरती मनाजिर और कुदरती हसन के दिलदादा थे। कश्मीर की खूबसूरती उनकी घुट्टी में शामिल थी, इसलिए इनके अफसानों में वादी कश्मीर का जिक्र अक्सर बेशतर मिलता है। और 3 नंबर वो एज इट इज है, और इसके बाद आप इनके असलूब बयान पढ़िए।
उसमें भी आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी। आइए अब गालिब के खतूत, पेज नंबर 176, 176 गालिब के खतूत, दूसरे ग्राफ की पहली लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन आधी और तीसरा पैराग्राफ पूरा। 176 पहले पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, गालिब ने अपने खतूत में बातचीत का, पहले तो आप ये लिख सकते हैं, उसके बाद ये लिखेंगे और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आप उसे लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर आप, लेकिन अपने अल्फाजों की लिमिट को देख के लिखिएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं। अब आइए अगला, ड्रामा के बारे में, ड्रामा एक परफॉर्मिंग आर्ट। अगला सवाल है अफसाना, सवाल नंबर 4, अफसाना और नावल के मुकाबले में ड्रामा हकीकत के करीब क्यों होता है? ये मैंने लिखा हुआ है आपको, आप इसको पढ़ाना चाहते हैं 100 से 150 लफ्ज है तो इसमें आप ड्रामे के अज़ाय तरकीबी भी लिखेंगे और उसके बाद जो मैंने आपको लिख के भेजूंगा वो आप उसमें एज इट इज उतारेंगे। मैंने लिखा हुआ है, आपको भेज दिया जाएगा, आप उसे उतार लीजिएगा। पहले ड्रामे की तारीफ लिखेंगे, उसके अज़ाय तरकीबी लिखेंगे और उसके बाद जो 4 लाइनें मैंने लिखी हैं आप लोगों के लिए वो उसे एक्सप्लेन वहां उस पर आप उसके लिख देंगे साथ में। इस तरह आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। हाली के बारे में अगला सवाल है, हाली का, हाली के असलूब बयान पर रोशनी डालते हुए वजाहत कीजिए कि हाली ने इश्क से मुताल्लिक क्या क्या बातें इस गजल में की। हाली के असलूब बयान के बारे में मैंने लिख दिया है, ये पूरा एज इट इज मैंने भेज दिया है, लिख दिया है, आपको पहुंच जाएगा। और इसके लिए आप पहले हाली को पढ़ेंगे, हाली का पहला पेज पढ़ेंगे, उसका तारुफ, उसके बारे में जानेंगे कि हाली की शख्सियत क्या थी, हाली अपने आप में क्या थे और हाली क्या कहना चाहते थे और क्या कर रहे थे, एक छोटे से पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद उनका असलूब बयान लिखेंगे और उसके बाद ये जो इश्क के बारे में बातें हैं ना, तो हाली की जो गजल है, हाँ हाली की जो गजल है उसमें जो शेर है उनका तर्जुमा, उनका वो लिख देंगे। आज भी काफिला इश्क है रवा के जो था, एक तो ये इश्क के बारे में और दूसरा इश्क के बारे में इनके 2 शेर आए हैं, उन दोनों शेरों की तशरीह लिख देंगे। इस तरह आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अगला देखिए, जुल्मतो इश्क में एज इट इज ट्रांसलेशन है, ये तो तशरीह है, ये पूरा का पूरा किताब में आपके पास लिखा हुआ मिल जाएगा। तशरीह मतन हटा दीजिएगा हेडिंग, ये दोनों शेर लिखेंगे और इसके नीचे इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे और आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अगला, गजल की तारीफ पूरा लिख दीजिएगा, ये कि इसमें या नहीं है तो इसमें सिर्फ गजल की तारीफ लिखें और अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो गजल के अज़ाय तरकीबी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने गजल की तारीफ की क्योंकि 2 पार्ट हैं तो कुछ हिस्सा तो आपका वो शेर व शायरी में गया और बाकी वो गजल की तारीफ में लिख दीजिएगा, गजल के लफ्ज़ी माने। और पहला जो पहला पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है यहां तो इस तरह ही आपका मुकम्मल हुआ। अगला हमारा सवाल देखिए, कश्मीर 21.1 पैराग्राफ नंबर 3 तकबस्त, तीसरा पैराग्राफ, पहला दूसरा तीसरा। कश्मीर के मनाज़िर फितरत पर लिखी गई इनकी मशहूर नज़मों से एक नज़्म है जो कश्मीर की मंजर कशी करती है, ये पूरा लिखेंगे कश्मीर की खूबसूरती का। और 21.8 तशरीह मतन, इसमें आप लिखेंगे इस एक जुमला लिखा रहा हूं मैं, आप साथ में लिख लीजिए। इस नज़म में शायर ने जहां एक तरफ कश्मीर के कुदरती हुस्न और खूबसूरती को अपने नज़म के जरिए इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कागज़ पर उतारने की कामयाब कोशिश की है, वहीं पर दूसरी जानिब कश्मीर से अपने माजी का रिश्ते का जिक्र किया है। ये जुमला आप लिखना चाहें तो लिख लें, उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ लिख देंगे, माजी के रिश्ते का जिक्र किया और ये पैराग्राफ 57 पेज नंबर 57 तक नज़म कश्मीर का। इस तरह ये आपका ख़त्म हुआ। अगला देखिए, दरखास्त सबक नंबर 28 तारुफ 28.1, इसमें 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, यहां से लिखना शुरू करेंगे और 5 तक लिखेंगे। दरखास्त और दरखास्त के अज्जाए तरकीबी इसमें आ गए। फिर
सफ़ा नंबर 126, अगला पेज। दरख्वास्त की किस्में या दरख्वास्त की इक़साम, इनफरादी और इज्तिमाई। उसके बाद इनफरादी दरख्वास्त, ये अब चलेगी आपकी, और ये इनफरादी दरख्वास्त 4 हैं, 1 2 3 4, और इन चारों के बारे में छोटा छोटा लिखना है आपको कि किस तरह की होती हैं। इज्तिमाई को बिल्कुल नहीं छूना, इनफरादी दरखास्तों को देखना है। और जहां पे आया है आपका 28.6 इनफरादी दरखास्तों की अक़साम, ये रहा। मुलाजमत के हुसूल के लिए दूसरा, दरखास्त का खाका लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी, आप सिर्फ उसकी अक़साम लिखेंगे और उसके बारे में 3 से 4 लाइनें 5 लाइनें लिखेंगे। दूसरा है मुलाजमत से मुतालिक दरखास्त 28.8, छुट्टी के लिए दरखास्त 28.9। ये सारी की सारी अक़साम लिखनी है आपको और उनके बारे में लिखना है, उनका खाका नहीं लिखना। 4-5 लाइनें उनके बारे में और खाका नहीं लिखना। अगर आप खाका लिखने के जाते हैं तो ये आपके 500 वर्ड से ज़्यादा 1000 और 1500 वर्ड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक किस्म की आप खाका लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको सिर्फ उनके बारे में 3-3 4-4 लाइनें लिखनी है ताकि आपका 2-2.5 पेज में काम मुकम्मल हो सके। और उसके बाद में इन्होंने एक अगला दे रखा है कि पूछा है कि ये कहा है कि आपको एक ऐसी दरखास्त लिखनी है जो आपकी रिजल्ट NIS के चेयरमैन को लिखनी है कि आपका रिजल्ट रुक गया है और आपका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। इस तरह हमारा आज का ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का सेशन खत्म हो अपने अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।